किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। किसान भाइयों कहते हैं वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी खेती में भी हमें ऐसे बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय समय पर तकनीकों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हमें जो उचित लाभ है वो हम कहीं ना कहीं नहीं ले पाएंगे। ये हम कह नहीं रहे हैं, इसका सीधा उदाहरण हमें मिला है गजराज सिंह परमार द्वारा। जी हाँ, ये एक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये उदाहरण दिया है कि अगर हम समय के साथ चलते हैं तो हमें खेती में भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इनकी जो कार्यशैली है वो अपने आप में देखने योग्य है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से खेतों में फसलों का जो सही उचित जो कार्य है वो किया है और उससे मुनाफा भी कमाया है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गजराज सिंह परमार है। मैं ग्राम हीरापुर, तहसील व जिला सीहोर का निवासी हूँ। हम कई विगत वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही सलाह ना मिल पाने के कारण खेती करना एक हानि का एक वो हुआ करता था। तभी हमें रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया के माध्यम से हमें तकनीकी जानकारी प्राप्त होने लगी, जिसके माध्यम से हम अपनी फसलों की उन्नत खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने खेतों में गेहूं, चना, सोयाबीन, उन्नत किस्म की जो हाइब्रिड की किस्म होती है, बीडर, फाउंडेशन जो किस्म आती है, उन किस्मों को अपने खेतों में बुआई करते हैं और उस बुआई उपरांत जो उत्पादन आता है हम दूसरे किसानों को वो बीज उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर हमें कीट व्याधि प्रबंधन हेतु कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जाती है और उनके माध्यम से हम अपने कीट और बीमारियों का नियंत्रण कर पाते हैं। खेती बाड़ी के अलावा मैं रिलायंस फाउंडेशन में फील्ड ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, जिसमें महिलाओं को जैविक खेती के रूप में जानकारी दी जाती है। साथ साथ में हम अपने घर पे पशुपालन का भी कार्य करते हैं और इसके साथ साथ में डीकम्पोज़र जो खाद होता है उस के संबंध में भी हम क्या है अपने खेतों में गोबर की खाद देने के बाद में जैविक खेती को प्रोत्साहित करते चले आ रहे हैं। कई वर्षों से आज के समय में जो जैविक खेती है वो बहुत कम समय में किसान लोग कर पा रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में अगर चर्चा करी जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जैविक खेती को लोग अपना भी रहे हैं। इसके संबंध में आपका जो कंपोस्ट खाद होता है उस कंपोस्ट खाद को ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जैविक खेती। आपको जो रासायनिक खाद हैं उनको उसमें नहीं देना होता है और अपने स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है तो आपको जैविक खेती करना ही पड़ेगा। कई विगत वर्षों से हमें सोयाबीन और जो गेहूं की फसल लगाते चले आ रहे थे, उनमें क्या है उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में क्या है हमने कृषि विज्ञान केंद्र में कनौजिया साहब से संपर्क करके उन्नत किस्मों की जानकारी के बारे में पूछा। तभी उन्होंने हमें क्या है बीज समितियों से फाउंडेशन और बीडर जो बीज होता है वो उपलब्ध कराया और ये भी कहा गया उनके माध्यम से कि भाई आपको बीज लगाकर उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका उत्पादन तो लेना ही लेना है, साथ में क्या हम दूसरे किसानों को भी लाभान्वित करना है। तो हम अपने उत्पादन को बाज़ार में ना बेचते हुए वो बीज क्या है हम किसानों को बिजाई करने के लिए भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ साथ में क्या है हम पशुपालन, गोट फार्मिंग, फिश हैचरी, हमारे जो ग्राम हीरापुर में फिश हैचरी का भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें राहुल परमार द्वारा बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारे ग्राम हीरापुर में सभी तरह की फसलें लगाई जा रही हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों और अन्य जो फसलें हैं। इसके साथ साथ में सब्जियों की भी खेती करते चले आ रहे हैं किसान। कई वर्षों से लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी कि भाई हमें खेती की जो मृदा स्वास्थ्य है वो किस तरह से स्वस्थ बनाया जाए।
इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों द्वारा अपनी मिट्टी का परीक्षण कराया जाता है और आपकी मिट्टी में कौन कौन से उर्वरकों की कमी होती है उन उर्वरकों का एक कार्ड बनाकर किसानों को दिया जाता है और वो फिर उस आधार से अपनी फसलों में उर्वरकों को अपने खेतों में डालते हैं। इसके साथ साथ में जो गांव के और जो किसान हैं उन्हें भी इस क्षेत्र में अपनी उन्नत किस्म की खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई वर्षों से वो क्या अपने परंपरागत खेती करते चले आ रहे थे लेकिन उन्हें लाभ नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में क्या समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके खेतों का निरीक्षण किया जाता है और समय समय पर कीट रोग के संबंध में उनको कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना होता है और दवाइयों के साथ साथ में जो छिड़काव की विधि है उस विधि के बारे में भी किसानों को बताया जाता है कि भाई किस विधि के द्वारा आप अपनी फसलों को, अगर ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल आप अगर करते हो तो भी फसलों को अधिक नुकसान होता है, या कम आपने दवाई दी है तो उन दवाई से क्या है सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सब तकनीकी जानकारियाँ कृषि विज्ञान केंद्र से हमें वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त होती है और समय समय पर हमारी फसलों का निरीक्षण कर लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ में भी अगर किसानों को कहीं अगर समस्या होती है अपनी फसलों के संबंध में तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप है और उनका हेल्पलाइन नंबर है। उस नंबर पर क्या किसान अपने खेती संबंधी जानकारी लेते हैं, अपनी फसलों का फ़ोटो खींच के कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं जिससे वो अपनी फसलों का कौन सी दवाई देनी है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर दवाई का नाम लिख के और कितनी मात्रा में देना है वो जानकारी देते हैं और उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने, ये थे गजराज सिंह परमार जी जिन्होंने अपने खेत में तरह तरह की फसलें लगाई हैं और इनकी जो कार्यशैली है वो देखने योग्य है। और किसान भाइयों, ये एक उदाहरण भी हैं अभी जो नई नई तकनीकें हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। किसान भाइयों, फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे प्रगतिशील किसान के बारे में। अब हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में, शाजापुर जिले में कृषि विकास। जी हाँ, हमारी जो सरकार है, हमारे जो अधिकारी हैं, वो कई सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए जिनसे वो सीधे लाभ ले सकते हैं। ऐसे में हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश हमारी खेती में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी ही जानकारियाँ हैं जो हम जानेंगे, जो कि हैं कमल सिंह यादव जी द्वारा, उप संचालक कृषि शाजापुर से। चलिए चलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं शाजापुर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री KS यादव, जो कि उप संचालक हैं कृषि विभाग में। सर बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सोनू जी। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल। यादव जी से आज हम जानेंगे खेती और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सर सबसे पहले आप बताएं कि ज़िले में कृषि विभाग
क्या कुछ नवाचार करने जा रहा है? हाँ, यहाँ शाजापुर ज़िले में वर्तमान में अभी रबी के सीजन में हमने लगभग 2,85,000 हेक्टेयर में हमारी बोनी हुई है अलग अलग फसलों की, जिसमें गेहूं का रकबा 1,90,000 के आसपास है। और मुख्य जो फसलें हैं आपका चना है, उसमें लगभग 30,100 है। और आपका मसूर है 31,500 हेक्टेयर है। और सरसों भी इस बार हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, 2700 हेक्टेयर में हमने सरसों की यहाँ शुरुआत है। और बाकी जो उद्यानिकी फसलें हैं, ये ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्यानिकी विभाग के लिए भी। यहाँ पे आपका संतरे की खेती होती है, आलू की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, और टमाटर की खेती होती है, मिर्ची की खेती होती है। बहुत ही मतलब यहाँ पे जो विविध खेती के रूप में ये एक आदर्श जिला है। और यहाँ के किसान भाइयों का जो, और हर किसान अपने खेत में ऐसी कृषि पद्धति अपना के रखा है जो जिसको हम विविध खेती के रूप में, हर एक किसान के पास अपने उपयोग के लिए, यहाँ तक कि अरहर की दाल भी अधिकांश किसान अपने खेत में ही थोड़ी अपने उपयोग के लिए उपयोग यहाँ पे पैदा करता है। तो डाइवर्सिफाइड खेती के लिए ये बहुत अनुकूल जिला है यहाँ पे। बिल्कुल सर, किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है? विभाग की जो प्रमुख योजनाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित योजना और राज्य पोषित योजनाएं चलती हैं। वर्तमान में अभी इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में केंद्र प्रवर्तित योजना ही चल रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी है बीज ग्राम योजना, इसके बाद NFSM दलहन, NFSM तिलहन, और एक और योजना है जो हमारी कृषि यंत्रीकरण की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बिल्कुल, जिसमें किसानों को ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन पूरी सुविधा है और पूरा पारदर्शी सिस्टम है। इसमें किसान ऑनलाइन आवेदन करेगा, ऑनलाइन ही वो उसकी चेक होगी, ऑनलाइन ही उसको भुगतान करना है। और इसके बाद किसान जो अपनी पसंद का कंपनी है, पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं और पसंद के यंत्र भी चुन सकते हैं। इसमें स्प्रिंकलर हैं और डीजल विद्युत पंप हैं, पाइपलाइन है और ड्रिप है। ड्रिप उद्यानिकी विभाग से दिया जाता है। तो किसान अपनी पसंद, अभी ये पिछले 3 सालों से अपनी पसंद की कंपनी, पसंद का यंत्र किसान खुद चयन कर सकता है। और पूरी ऑनलाइन है, पारदर्शी व्यवस्था है विशेष करके इस रूप में। और अभी जैसे अभी हमारा जो विशेष करके अभी रबी के सीजन में जो उपार्जन योजना है, उपार्जन योजना में शासन के स्तर से गेहूं, चना, मसूर और सरसों, शाजापुर जिले के लिए चारों फसलों के लिए शासकीय जो हमारी सपोर्ट प्राइस पे खरीदने के लिए यहाँ पे पंजीयन का कार्य प्रारंभ है, जिसकी आखिरी दिनांक 5 मार्च है। तो हमारे यहाँ लगभग अभी तक 55,000 किसानों ने यहाँ पंजीयन करा लिया है। बिल्कुल, आपने ऑनलाइन का जिक्र किया। ऑनलाइन की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, डिजिटल पर काम किया जा रहा है, और अब तो फसलों के मूल्यांकन और दस्तावेज़ों का भी अब ऑनलाइन तरीके से काम हो रहा है। हाँ, दस्तावेज भी जो हैं आपके B1 वगैरह इनके ऑनलाइन ले सकते हैं। ये हमारी जो विभाग की कुछ जो हमारे लाइसेंस हैं, लाइसेंस भी ऑनलाइन हो गए हैं। लोक सेवा गारंटी में उनको लिया गया है। विभाग के जो बीज के, खाद के लाइसेंस हैं और कीटनाशक दवाओं के लाइसेंस हैं, वो भी ऑनलाइन हो गए हैं। बिल्कुल सर, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं? उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मूल रूप से हम आते हैं। इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे 5 बिंदु हैं। सबसे पहला उत्तम बीज। उत्तम बीज से मतलब है कि जो बीज है, बीज किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए 20% योगदान देता है। अगर किसान अपने खेत में बीज का उत्पादन खुद भी कर सकता है, उसमें आपको चयन करना पड़ता है, क्योंकि जो भी बीज उत्पादन किया जाता है उसमें चयन मुख्य आधार होता है। तो चयन के लिए हम किसान खुद का अपना बीज का चयन कर सकता है, लेकिन अधिकांश किसान अभी बीज के चयन में इतना जागरूक नहीं है। तो हम उनको, शासन की योजना है कि हमारा सीड रेट रिप्लेसमेंट जो है हमारा 30% से 40% हो जाना चाहिए। 30% से 40% के लिए हम उनको, हमारे यहाँ बीज समितियाँ काफ़ी हैं। शाजापुर में लगभग 22 बीज समितियाँ हैं। हमारे पास पर्याप्त अभी रबी के लिए, खरीफ के लिए सोयाबीन का बीज पर्याप्त है। तो इसका रिप्लेसमेंट, सीड रिप्लेसमेंट से क्या होगा कि जो किसानों के पास अगर रिप्लेसमेंट सर्टिफाइड सीड पहुंचता है, सर्टिफाइड सीड से क्या होता है कि उनको एक ऑथेंटिक बीज मिलता है और बीज का जो उत्पादन है, जो हमारे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, उसके आधार पर मिलता है। तो अगर एक बार किसान के पास बीज पहुंचता है, उस बीज का उपयोग वो 3 साल कर सकता है। तो 40% या 30% हमारा रिप्लेसमेंट रेट हो जाता है। तो 3 साल में हम पूरे किसानों को नया बीज आ जाता है। और बीज का ही योगदान उसमें उत्पादन में और आय में बढ़ाने के लिए 20% होता है। दूसरा हमारा है संतुलित उर्वरकों का उपयोग।
संतुलित उर्वरकों से कम खर्चे में आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर संतुलित उर्वरकों का उपयोग करोगे तो आपका खर्च करने में कम होगा और उसी से उत्पादन का बढ़ेगा, तो आय सीधी बढ़ेगी। तीसरा एक और बिंदु है अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जैविक खादों का उपयोग या जैविक कीटनाशकों का उपयोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिससे हमारी उनका किसानों का खर्च कम होगा और आय बढ़ेगी। बिल्कुल। उन्नत किस्में की आपने बात कही, तो अभी कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका किसान लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो पुरानी किस्में हमारी, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जो हमारी 95-60 वैरायटी पहले काफ़ी कॉमन थी किसानों के बीच में, उसकी जगह हम 20-34 लगभग उसी ड्यूरेशन, क्योंकि 95-60 जो वैरायटी किसानों में पॉपुलर इसलिए हुई थी कि उसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम था, जिससे रबी फसलों के लिए इनको पर्याप्त समय मिलता था। तो उसी के लिए अभी हमारे पास अच्छी वैरायटी जो आ रही है 20-34 है, और भी वैरायटी नई आई हैं, 2098 है, और आपके JBS 2000-14 है, ऐसी वैरायटी आ गई हैं जिनको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और किसान 95-60 से इस बार काफ़ी लोग हट गए हैं, तो उसका उत्पादन भी कम हो रहा है, उसमें रोग भी ज़्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और विभाग इसमें किस तरह से सहभागिता निभा रहा है? जल संरक्षण के लिए शाजापुर जिले में उद्यानिकी विभाग से जो पॉलीथीन सीट से कोटेड जो तालाब हैं, काफ़ी कुछ संख्या में यहाँ पे एक गांव है आपका, यहाँ पे मलाज आपका, यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने तालाब बना रखे हैं और वो सिंचाई भी उसी से करते हैं और बारिश का पानी उसमें करते हैं। तालाब जो आपका जो उनके कुएं हैं, कुएं से पानी उस तालाब में डालते हैं, पर बाद में उससे इरिगेशन करते हैं। और विभाग की एक बलराम तालाब योजना है, लेकिन उस बलराम तालाब योजना में पॉलीथीन सीट का नहीं है, लेकिन उद्यानिकी विभाग में पॉलीथीन सीट का, जिसका कि पानी यहाँ पे शाजापुर जिले में लगभग मेरे ख्याल से 400 तालाब बने होंगे जो बरसात के पानी को उसमें तालाब में इकट्ठा करते हैं, बाद में उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब कोई अलग से उनको मशीन नहीं लगाना पड़ती, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको हाइट पर रखते हैं, उसका पानी से ग्रेविटेशनल फोर्स से सिंचाई करते हैं। छोटे गरीब किसानों को किस तरह से मदद दी जा रही है? गरीब किसानों के लिए सिंचाई साधन के लिए उनको पाइपलाइन दी जाती है अनुदान पे, 50% अनुदान पे, और डीजल पंप भी, अगर इनके पास मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो डीजल पंप भी उनको अनुदान पे दिए जाते हैं। डीजल पंप पे अनुदान के लिए 10,000 रुपये का है और पाइपलाइन पे 12,000 से 14,000 तक का अनुदान प्राप्त है इसमें। सर, आप प्याज को लेकर वन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो प्याज से किस तरह से किसान लाभ कमा सकते हैं? देखिए, शाजापुर जिले में प्याज की खेती लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। यहाँ का जो प्याज है यहाँ से दिल्ली, कानपुर आदि मंडियों में भी जाता है। तो यहाँ पर प्याज वन डिस्ट्रिक्ट में उसमें अगर यहाँ शाजापुर का हम उसको एक लोगो देना चाह रहे हैं, जिससे कि शाजापुर प्याज के नाम से वो बिके, जहाँ भी जाए शाजापुर के नाम के पीछे। उसमें हमारे यहाँ के जो किसान, मेन यहाँ पे शाजापुर अगर प्याज की बात करें तो एक तो उसकी ग्रेडिंग, एक ग्रेडिंग के लिए हम मंडियों से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ग्रेडर लगाएं और किसान वहीं पे ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग करके उसके वहीं पे पैकिंग करें। दूसरा, उसमें यहाँ पे स्टोरेज के लिए वैसे उद्यानिकी विभाग की योजनाएं हैं छोटे छोटे स्टोरेज के लिए। इसके बाद बाकी शासकीय उससे भी जो गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है कि कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाए उसके लिए, और किसानों को अपने अपने स्टोरेज बनाने के लिए अलग अलग घन मीटर के हिसाब से उनको अनुदान की सहायता उद्यानिकी विभाग से दी जा रही है। बिल्कुल। ड्रोन तकनीक पर आप काम कर रहे हैं सर, तो किस तरह से आप किसानों को ड्रोन के प्रति जागरूक कर रहे हैं, क्या अभियान चला रहे हैं और किस तरह से इसका छिड़काव करते हैं? देखिए, ड्रोन आधुनिक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि किसानों को अभी तक समय पर हमारी जो भी हमारी जो कीटनाशक औषधियाँ होती हैं या हमारे टॉनिक होते हैं, अगर समय पे हम उसका छिड़काव ना करेंगे तो उसका वही फिर हम हानिकारक खेती में जाएंगे। बिल्कुल। अगर खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो समय पर और सही मात्रा में कीटनाशक औषधियों का या हमारे दवाइयों का उसमें छिड़काव होना चाहिए। तो ड्रोन एक ऐसी तकनीक अभी हमारे किसान भाइयों को मिल गई है कि हम कम समय में अधिकतम उसके लाभ ले सकते हैं। तो ड्रोन जो हमारे पास अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक लोगों ने उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, तो किसानों को वहाँ बुलवाया गया था, काफ़ी किसानों ने उसका अवलोकन भी किया है और उसको सराहा भी गया है। तो आगामी समय में हमको ड्रोन तकनीक और ज़्यादा किसान भी उसको अपनाएंगे और काफ़ी उसका स्कोप भी है। बिल्कुल सर, अब तो सरकार भी कृषि के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में कृषि विश्वविद्यालयों में सिलेबस में भी बदलाव किया जा रहा है, तो इससे कितना बदलाव आएगा खेती में? देखिए, अब जो हमारा सिलेबस है, कृषि विभाग का जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना फोर्ड फाउंडेशन के समय का है। अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के समय से हमारी जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसके जो कोर्सेज थे वो लिए गए थे, लेकिन आधुनिक समय में
आपका डिजिटल हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, बिल्कुल। और माइक्रो न्यूट्रिएंट तक की भी आपको कंप्यूटराइज वे में मालूम पड़ेगा। हमारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी जो कमी है पौधों में हम माइक्रो प्रोसेसर्स लगा करके प्राप्त कर लेंगे। ये सब चीज़ें कि आधुनिक उसमें हम कृषि के उसमें भी विश्वविद्यालय उसमें जोड़ने का और नए नए उसमें कोर्स चालू करने का प्रारंभ किया है। अभी मौजूदा सीजन में प्याज में कीट की काफ़ी समस्या हो रही है, तो कीट प्रबंधन के लिए किसान क्या करें? देखिए, कीट प्रबंधन के लिए अगर हम बात करें तो समन्वित कीट प्रबंधन ही अपनाना पड़ेगा। हम पूरी तरह से रासायनिक उस पर ना जाएंगे, हम कुछ उसमें जैविक उसमें जाएंगे और कुछ उस पर आपके रासायनिक प्रबंधन पे जाएंगे। तो उसका उसमें सही समय पर जैसे हमको उसके जो अगर हम कहें कि जो कीट हैं उसकी छोटी अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में हमको कीट दिखता है, उसी समय से हमको रासायनिक उर्वरकों की कम सांद्रता का, कम कंसंट्रेशन का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम उस पर नियंत्रण करें। अगर हम एकदम से अगर अधिक कंसंट्रेशन का उपयोग करेंगे तो वो आगे चल के वो नुकसानदायक होगा और हानि का उसके लिए हमारे लिए लाभ का धंधा भी नहीं रहेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में ही हमको कम डोज से कम मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते करते हम उसको सीख करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों, आपने जाना अत्याधुनिक खेती, उन्नत किस्में और जो भी महत्वपूर्ण तरीके से किसान खेती कर रहे हैं और जागरूक भी कृषि विभाग यहाँ पर लगातार किसानों को कर रहा है। कई नवाचार और योजनाएं सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन। फिलहाल अभी वक्त हो चुका है खबरें खेती की और चलिए चलते हैं, जानते हैं आज की खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे, आलू और लहसुन का अब होगा निर्यात। उन्नत खेती ने बदली किस्मत, समवित फसल अपनाकर कमाया 2 गुना लाभ। वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण से बनी आत्मनिर्भर। अब खबरें विस्तार से। देश एवं प्रदेश में महत्वपूर्ण मसाला फसल लहसुन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 31,84,000 मीट्रिक टन हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ 1,90,000 हेक्टेयर में 19,56,000 टन उत्पादन हुआ है, जो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों में भी शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। यह जानकारी गत दिनों लोकसभा के केंद्रीय मंत्री श्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दी। श्री तोमर ने बताया कि देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्य हैं। उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में 29 लाख टन लहसुन उत्पादन हुआ। वह लगभग 3 लाख हेक्टेयर बढ़कर 31 लाख टन से अधिक हो गया। मालवा क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें आलू, लहसुन और प्याज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कोरोना काल में निर्यात बंद होने से किसानों की उद्यानिकी उपज का निर्यात नहीं हो पा रहा था। कोल्ड स्टोरेज में भी आलू रखने की जगह नहीं थी। किसानों को कोल्ड स्टोरेज का किराया भी देना पड़ रहा था। आलू की लागत नहीं निकलने से किसानों ने इसका निर्यात शुरू करने की मांग की थी। इस बारे में इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि किसानों की इस मांग को लोकसभा में भी उठाया था और केंद्रीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर निर्यात शुरू करने को लेकर चर्चा की गई थी। श्री लालवानी ने कहा कि खुशी की बात है कि अब आलू और लहसुन के निर्यात की अनुमति मिल गई है। अब मालवा क्षेत्र के किसानों की आलू और लहसुन की फसल का निर्यात किया जा सकेगा। एक और गुलाबी रंगत बिखेरते गुलाब के पौधे तो दूसरी ओर गेंदा गेंदी की मनमोहक छटा। एक तरफ चैप्रो प्रजाति के मुर्गों का पोल्ट्री फार्म तो दूसरी तरफ सफ़ेद रंगत बिखेरती ताकतवर मशरूम इकाई। इसी तरह एक किनारे पीला सोना अर्थात हल्दी की खेती तो दूसरे किनारे लहलहाते आलू, बैंगन और अमरूद के पौधे। मात्र 5 बीघा में फैला नंबरदार कृषि फार्म यह सब अपने में समेटे है और सफल उन्नत खेती की दास्तां बयां कर रहा है। यह कहानी है ग्वालियर शहर के सटे ग्राम गिरवाई के उन्नतशील कृषक श्री नाहर सिंह कुशवाहा की, जिन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत कृषि के क्षेत्र में नए और प्रेरणादायी आयाम स्थापित किए हैं।
छोटे से कृषि फार्म से नाहर सिंह को हर साल औसतन 3 से 5 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। किसान की खेती लाभ का धंधा बने एवं आय में 2 गुना वृद्धि हो, इसके लिए जिले के किसान कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तकनीकी ज्ञान एवं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर परंपरागत खेती के साथ नकदी फसलें लेकर आय में 2 गुना वृद्धि हो रही है। दतिया जिले के ग्राम आसेर के समृद्ध कृषक श्री बलवीर सिंह दांगी ने कृषि विभाग की सलाह से खेती में फसल विविधीकरण एवं समन्वित खेती प्रणाली अपनाकर परंपरागत खेती की अपेक्षा 2 गुना से अधिक आय ले रहे हैं। कृषक विभाग के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की तकनीकी सलाह एवं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर खेती में फसल विविधीकरण एवं समन्वित खेती पद्धति अपनाकर आय में 2 गुना वृद्धि के साथ खेती लाभ का धंधा साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि वे परंपरागत खेती से हटर कलौंजी की खेती 1 एकड़ ज़मीन में कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कलौंजी की किस्म NS 44 के बीज नीमच से लाकर मंगाए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं की अपेक्षा कलौंजी से अधिक उत्पादन एवं दाम भी मिले हैं। नरसिंहपुर जिले के चीचली विकासखंड के ग्राम पुआरिया की श्रीमती शिवानी कौरव वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कर इसके विक्रय से आत्मनिर्भर हुई हैं। गृहिणी के रूप में घर में रहने वाली शिवानी जब मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के काव्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। उन्होंने आजीविका पोर्टल के माध्यम से काव्य वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट की न केवल किसानों को बिक्री की बल्कि स्वयं भी खेती में इसका उपयोग किया। इससे उनकी कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई है और विक्रय से आमदनी बढ़ी। शिवानी कौरव बताती हैं कि आजीविका मिशन की चीचली विकासखंड की टीम ने स्वयं सहायता समूह का उनके ग्राम में आकर गठन किया। उन्होंने 11 महिलाओं को जोड़कर काव्य स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मिशन की टीम द्वारा उन्हें उन्नत तरीके से खेती करने और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया। खबरी कृषि की में आज इतना ही, अनुमति दीजिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जी हाँ, उम्मीद है आज के कार्यक्रम में आपको जानकारियां बेहद ज़्यादा पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ में अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।